नहीं बोलेंगे। और मैंने What बोला is था कि फोर्थ diversification? सेमेस्टर तक ही बोलेंगे, मैम बोल रही थी अभी। Any one of you, what is diversification? डाइवर्सिफिकेशन क्या है? What is diversification? Ma'am, can you please repeat? What is diversification? Diversification, ma'am, different kind of things when come together, like different bonds or different stocks or like that. डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के टर्म में समझाया था कि डाइवर्सिफाइड जब हम अपना Portfolio. यस Ma'am, ठीक है portfolio create करना। एग्जैक्टली ठीक है, मैंने ये बताया था कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हम अपने रिस्क को कम करते हैं, साथ में हम अपने रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, सपोज आई हैव 5 ऑप्शन, आई हैव 1 लाख ऑफ रुपीज, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ मैंने इक्विटी शेयर्स में लगा दिया, कुछ मैंने एफडी कर दिया कुछ अमाउंट को, ठीक है, कुछ जो है स्मॉल अमाउंट में मैंने गोल्ड परचेज कर लिया, या मैंने अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, या मैंने कोई पॉलिसी ले ली, ठीक है, या मैंने ऐसा कोई भी प्लान ले लिया, ठीक है। अगर मैंने ये अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो 1 लाख रुपीज था उसका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो गया। डाइवर्सिफाइड होने के कारण मेरी रिस्क कम हो गई, रिस्क कम होने के साथ ही मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट मुझे अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न देगा। सपोज करिए म्यूचुअल फंड मुझे 12 to 15% रेट ऑफ रिटर्न दे सकता था, एफडी मैंने किया है तो वो मुझे 7 to 8% या 5 to 6% रेट ऑफ रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसी मैंने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो हाईली रिस्की थी, और कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो बिल्कुल लो रिस्क पे थे, या मिनिमम या नो रिस्क पे थे। जैसे एफडी मेरा नो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, इक्विटी शेयर जो था मेरा वो हाईएस्ट रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने रिस्क को कंपनसेट किया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में, भाई लो रिस्क वाले भी मैंने इन्वेस्टमेंट किए, मैंने मिनिमम मीडियम रिस्क वाले भी इन्वेस्टमेंट किए, मैंने हाई रिस्क वाले भी इन्वेस्टमेंट किए। अब क्योंकि मैंने अपने रिस्क को कंपनसेट कर लिया, या रिस्क को मैंने डाइवर्सिफाइड कर लिया, एक ही जगह मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया जहां मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। सपोज करिए कि अगर मान लीजिए मैंने पूरा अमाउंट जो मेरे पास था, तो मेरे पास सरप्लस अमाउंट था जिसका मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, अगर मान लीजिए मैंने पूरा ही अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में लगा दिया होता, कि भाई मुझे तो एक्सपेक्टेशन हाई रेट ऑफ रिटर्न की थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इक्विटी शेयर्स जो है वो हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो वहां रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है, मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन मान लीजिए इन केस अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहती, अगर मार्केट फेवरेबल नहीं रहता, सपोज करिए, तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट तो मुझे ग्रोथ देने की बजाय मेरा और कम हो जाता इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज का शेयर परचेज किया था, मार्केट फेवरेबल नहीं था, वो कंडीशन ऐसी आती कि वो प्राइस जो है वो सपोज करिए 95 पे आ जाता, 95 पे स्टॉप लॉस लगता, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा ये मानना था कि ठीक है मुझे रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए, लेकिन मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती कि मैं पूरा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी शेयर में कर दूं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई मैं अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करूं। डाइवर्सिफाइड करने का मतलब ये है कि मैंने अपना रिस्क को मैनेज कर लिया, मतलब रिस्क को कम भी कर लिया, ठीक है, और साथ में रेट ऑफ रिटर्न जो था वो मेरा रेट ऑफ रिटर्न मुझे अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो सेम ऐसे ही जब हम कॉकटेल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एवरेज लेते हैं डिफरेंट करेंसीज का। डिफरेंट करेंसीज का एवरेज लेने का मतलब कि मेरी जो रिस्क है किसी एक पर्टिकुलर करेंसी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाएगा। मान लीजिए वहां पे डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, तो मैं तो लॉस में रहूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने 4 से 5 करेंसी का एवरेज लिया है, ठीक है, 4 से 5 करेंसी का अगर मैं एवरेज लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर लिया। भाई मैं
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे 5 की 5 करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी। अगर कोई एक करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो कोई एप्रिशिएट भी तो होगी। सपोज करिए कि इंडियन रूपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो यूएस डॉलर तो एप्रिशिएट होगा ही, ठीक है? तो इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जहां पर हम करेंसी के रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 4 से 5 करेंसीज का एग्रीगेट या एवरेज लिया जा रहा है, कोई ना कोई एक करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो दूसरी अप्रिशिएट जरूर होगी। भाई ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पे सारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए या एक ही टाइम पे सारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज कॉकटेल बॉन्ड्स? माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट इज यूरो नोट्स, ठीक है। यूरो नोट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स एक हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। तो जैसे हमारा प्रोमिसरी नोट्स होते हैं वैसे ही हमारे यूरो नोट्स होते हैं, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि जिस कंट्री में इशू किए जाते हैं, जिस कंट्री के यूरो नोट्स होते हैं, ठीक है, उस कंट्री के अलावा अदर कंट्री की करेंसी में इनका डिनोमिनेशन होता है, ठीक है, डिनोमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो यूरो नोट्स होते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी मिनिमम होती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, या उन सारे मनी बोरोवर्स के लिए, ठीक है, जिनको कि शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जैसे हमारे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए रहते हैं। भाई जिनको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए वो वहां से बोरो करेंगे, और जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि लो कॉस्ट फंडिंग रूट रहता है, ठीक है। दूसरा शॉर्ट मैच्योरिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स है, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो यूरो नोट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूरो नोट्स एक तरह का सेम वैसे ही जैसे कि हम प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं, यूरो नोट्स भी एक तरह के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी मिनिमम होती है। उस कंट्री में जिस कंट्री के यूरो नोट इशू किए गए हैं दूसरी कंट्री की करेंसी को डिनोमिनेट किया जाता है, ठीक है। लो कॉस्ट फंडिंग रूट होता है यूरो नोट्स का, ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, भाई मान लीजिए मुझे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास नहीं है सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे यूरो नोट्स जो है मैं उसको प्रेफर कर सकती हूँ कि मेरा जो अमाउंट है या जो मेरा जो सरप्लस मेरे पास जो कैपिटल है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट में लॉक नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड है तो मुझे जल्दी रिटर्न भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरो कमर्शियल नोट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉरपोरेशंस जो हैं वो इशू करते हैं यूरो कमर्शियल पेपर, ठीक है, जिससे कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में वो फाइनेंस मतलब वो फाइनेंस फंड जो है वो कलेक्ट कर सके इंटरनेशनल मनी मार्केट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम टर्म यूरो नोट्स। मीडियम टर्म यूरो नोट्स हम उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को कह रहे हैं, उन सारे यूरो नोट्स को बोल रहे हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल से 5 साल के बीच में रहता है, ठीक है। जो है मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी जो है वो इशू करती है। दूसरा जो इन्वेस्टर्स जिनको मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिडेम्पशन की और ना ही कोई फ्रेश इशू की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अंडर राइटर की रिक्वायरमेंट इसमें या ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि आप इसमें अंडर राइटर की रिक्वायरमेंट हो, और इसमें भी जो है यूरो नोट्स में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो कैरी करते हैं,
अब आ जाते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, एडीआर क्या होता है? जैसे सपोज करिए यहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी टाटा है। ठीक है, अब टाटा को ये लग रहा है कि हम यूएस के फाइनेंशियल मार्केट में या हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने शेयर इशू करें। ठीक है, अपने शेयर इशू करें। अब क्या होता है कि शेयर इशू करने के लिए क्या ये पॉसिबल है कि टाटा की जो कंपनी है वो डायरेक्टली अपने शेयर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इशू करे? इज इट पॉसिबल? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई हमें अगर अमेरिका में अपने शेयर इश्यू करने हैं अमेरिका के मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमें वहाँ के एक पर्टिकुलर बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर बैंक को हमें ये बताना पड़ेगा कि सपोज आई वांट टू इश्यू 1 लाख ऑफ शेयर्स इन यूएस मार्केट। ठीक है, यूएस के मार्केट में मुझे 1 लाख शेयर जो है वो इश्यू करने हैं। अब क्या होगा कि अमेरिका का जो बैंक होगा वो मुझे वो इसकी क्या कहते हैं उसका पेमेंट लेगा। किस चीज का पेमेंट? कि भाई मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 1 लाख शेयर जो है अपने मार्केट में आपकी मार्केट में इश्यू करने हैं। उसके बदले में जो है अमेरिका वाले एक रिसिप्ट देंगे। ठीक है, जिसको हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो रिसिप्ट क्या है? वो रिसिप्ट एक तरह से ये है कि अमेरिका का जो बैंक है वो आपके शेयर्स को इशू करेगा, उसके बदले में वो आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे रहे हैं। ठीक है, और जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है वो एक उसका जो पेमेंट होता है वो यूएस डॉलर में होता है। ठीक है, डिविडेंड जो है वो यूएस डॉलर में ही पे किए जाते हैं। और सिमिलरली सिमिलरली हमारे जो इंडिया के शेयर्स हैं उसका जो ट्रेडिंग है वो सेम वैसे ही होती है जैसे कि मान लीजिए कोई यूएस की ही कोई कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे ये जो रिसिप्ट हम हमें मिलती है या ये जो अथॉरिटी हमें मिलती है अपने शेयर्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इशू करने का, ठीक है, तो उसे हम अगर हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जहां पर हम ओनरशिप दे रहे हैं अपने शेयर्स को इशू करने का। किसको दे रहे हैं? यूएस में दे रहे हैं, यूएस की कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, और यूएस की कंपनी जो है वो उस हमारे शेयर्स को अपने फाइनेंशियल मार्केट में इशू करेगी। ठीक है, जो एडीआर्स है उनका जो डिविडेंड का पेमेंट यूएस डॉलर में होता है, प्राइस जो है वो यूएस डॉलर में होता है, और सिमिलरली वैसे ही ट्रेड किया जाता है जैसे कि यूएस बेस्ड कंपनी जो है वो ट्रेड करती है शेयर का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अमेरिका के बारे में बात करी थी। अगर मान लीजिए मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में शेयर इशू करने हैं इंडिया की कंपनी के, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बैंक इशू करता है, और इससे ये है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड के कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। फाइनेंस सिस्टम काफी बहुत ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो ट्रेडिंग शेयर्स की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। मैंने आपको बताया ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कहीं भी अपने शेयर को इशू कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने एडीआर पढ़ा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सेम ऐसे ही हमारी जीडीआर होता है। यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जहां पर हम सिर्फ अमेरिका या यूएस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जहां ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम प्रोसीजर से हम अपने शेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इशू प्रोसीजर क्या रहता है इशू करने का? ठीक है, सबसे पहले मुझे
अपने कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, ठीक है। दूसरा कौन से मार्केट में इश्यू करने हैं, किस प्राइस पे इश्यू करने हैं और क्या उसमें मुझे फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए सपोज करिए मैंने सोचा मुझे 1 लाख शेयर इश्यू करने हैं, कहाँ इश्यू करने हैं, मुझे अमेरिका के मार्केट में, यूएस मार्केट में, यूएस फाइनेंशियल मार्केट में इश्यू करने, किस प्राइस में इश्यू करने हैं कि भाई मुझे 100 रुपीज का सेल करना है एक शेयर मेरा, ठीक है। ये 3 चीज मेरे डिसाइड हो गए। अब जो है एक मैनेजर, जो कि मैंने आपको बताया कि हमें वहां के बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सारी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, पूरा जो है वो प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाएगा, ठीक है। हमें अपने शेयर किसके पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उस पर्टिकुलर बैंक के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस जिस फाइनेंशियल मार्केट में हमें शेयर इशू करना है, वहां की जो अथॉरिटी है वो इस बैंक से जो है वो शेयर्स को लेना मतलब जो शेयर्स की रिसिप्ट है उसको लेगी और उसके बाद जो है वो हमारे जो शेयर्स हैं वो मार्केट में इशू होंगे, ठीक है। मतलब वो बैंक हमारे लिए एक डिपॉजिटरी बैंक कहलाएगा, जहां पर हमने समझिए अपने शेयर्स को डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। डिपॉजिटरी से फिर वो जो है एक कस्टोडियन बैंक को जाएगा और कस्टोडियन बैंक के थ्रू जो है वो कहाँ जाएगा, इशूइंग अथॉरिटी या इशूइंग कंपनी के पास जाएगा, कौन सी कंपनी जो है हमारे शेयर्स को इशू कर रही है। तो ये प्रोसीजर होता है जब हम ग्लोबली या इंटरनेशनली अपने शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड रहता है वो एक हमारा प्रोस्पेक्टस रहता है, एक हमारे पास डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी, एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा जो है एक कॉपी होती है एग्रीमेंट का जिसमें कि लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस की, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि अगर हमें इंटरनेशनली अपने शेयर्स, अपने इन द सेंस कि अपनी कंपनी के शेयर्स अगर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इशू करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। देखिए हमने पहले सोचा कि सपोज करिए मुझे 1 लाख शेयर इशू करने हैं, 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू करने हैं और यूएस के मार्केट में इशू करने हैं, ठीक है। यूएस के फाइनेंशियल मार्केट में ये 3 चीजें मैंने डिसाइड कर ली। उसके बाद वहां पर जो है एक मैं एक डिपॉजिटरी जो है अथॉरिटी या डिपॉजिटरी जो है मुझे सपोज करिए एक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं या डिपॉजिटरी बैंक हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो उस बैंक में से मान लीजिए मैं कांटेक्ट करूंगी कि मुझे इतने इतने शेयर जो है वो यूएस मार्केट में वो करने हैं, तो ठीक है। तो डिपॉजिटरी के पास से मुझे स्लिप मिलेगी, मतलब जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलेगी कि भाई मैंने अपने 1 लाख शेयर जो है वो इस पर्टिकुलर डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कर दिए हैं। उसके बाद जो डिपॉजिटरी बैंक होगा या इंस्टीट्यूशन होगा वो एक कस्टोडियन जो है उनको ये शेयर्स जो है वो देगा और उसके बाद जो है कस्टोडियन जो बैंक होता है वो इशूइंग जो कंपनी है उसको ये सारे ये जो रिसिप्ट है ये देगा कि भाई इतने इतने शेयर इशू करने हैं, इतने इतने शेयर हमारे पास डिपॉजिट किए गए हैं और इनका जो है इशूइंग होनी है और उसके बाद उनको जो है स्टॉक एक्सचेंज में इशू किया जाता है, ठीक है। तो हमारे शेयर्स तो वहां पे इशू हो गए और उसके बदले में हमें क्या मिला, उसके बदले में हमें जो है वो सिंपल रिसिप्ट मिली है। तो अगर अमेरिका के मार्केट में इशू हुआ है तो वो हमें एडीआर मिलेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अगर मान लीजिए अदर देन अमेरिका यूएस, अदर देन यूएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, किसी ग्लोबली किसी और मार्केट में अगर इशू हुआ है तो वो हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। तो सो दीज आर द वेरियस फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा है।
ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे फॉरेन बॉन्ड्स हो गए, यूरो बॉन्ड्स हो गया, ग्लोबल बॉन्ड्स हो गए, स्ट्रेट बॉन्ड्स हो गए, फ्लोटिंग रेट नोट्स हो गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कॉकटेल बॉन्ड्स। और अगर हम शॉर्ट एंड ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हम शॉर्ट या मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे यूरो नोट्स हो गया, यूरो कमर्शियल पेपर्स हो गए, मीडियम टर्म यूरो नोट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया एडीआर और जीडीआर। ठीक है, एडीआर और जीडीआर यही इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भी हो जाता है सब्जेक्ट यस मैम। अमेरिकन डिपॉजिट और ग्लोबल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इंडिया में वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं या वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो सेम ऐसे ही ये जो हमने अभी पढ़ा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म, देखो यहाँ पर भी हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, मीडियम टर्म भी कर सकते हैं हम, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलग वेज हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अलग हैं, मीडियम टर्म के लिए अलग हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, भाई इन्वेस्टर्स की नीड के अकॉर्डिंग, सपोज करिए अगर मुझे लगता है कि मेरे पास जितना भी अमाउंट है या मेरे पास जितना भी कैपिटल है उसको मैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ जहां पर हमारा जो कैपिटल है वो लॉक हो जाए। ठीक है, या मैं वहां से विड्रॉ ना कर पाऊं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, मैं तो या तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगी या तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगी। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज जिनको की बहुत शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है या मीडियम टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेज करते हैं। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका की मेच्योरिटी पीरियड कम होता है। ठीक है, या तो 1 से 5 साल के बीच में होता है या तो फिर और कम, मतलब कि विद इन 1 ईयर होता है, तो उन्हें हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का होता है। मतलब वो सारी कंपनीज जो कि फंड बोरो कर रही हैं मार्केट से, लेकिन उन्हें बहुत लंबे टाइम पे तक रिक्वायरमेंट नहीं है फंड की। मान लीजिए उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लिया, तो ये उनका शॉर्ट टर्म फंड हो गया। और हमारा जो हम एज ए इन्वेस्टर अगर बात करें तो ये हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। मीडियम टर्म जहाँ पे बिटवीन 1 to 5 ईयर्स होता है मैच्योरिटी पीरियड, तो मतलब वो हम वहाँ पे मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसी सारी कंपनीज जो कि मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं, मतलब उनको फंड की रिक्वायरमेंट 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में होती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहां पर हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पर हमें फंड की रिक्वायरमेंट बहुत लंबे टाइम तक एज ए इन्वेस्टर अगर हम बात करते हैं, तो एज ए इन्वेस्टर हमें बहुत लंबे टाइम तक अगर फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपना अमाउंट जो है वो लॉक कर सकते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पीक। रुक क्यों जाती है? Okay, is it clear to everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, so I'm winding up my class. Good day to all of you. Thank you ma'am.